हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को ऊष्मा यानी हीट पढ़ाने जा रहा हूं। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और यह क्या काम करता है? गर्म और ठंडा करता है। क्या करता है? गर्म और ठंडा करता है। आपका शरीर का ताप ज़्यादा होगा तो आपको ठंडा महसूस होगा, और जब आपके शरीर का ताप कम होगा तो आपको गर्म महसूस होगा। यही कारण है कि सुबह जब ठंडी के समय में आप चापाकल का पानी देखते हैं तो गर्म होता है। गर्म है नहीं, आपका शरीर का कारण है। को हम लोग कैलोरी मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी मीटर में। देख लेते हैं। कैलोरी मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी मीटर में। कैलोरी मीटर में मापते हैं। ठीक है। ऊष्मा में क्या होता है? ताप को हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। तो थर्मामीटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं द्रव वाले, जो हम लोग डॉक्टर सब यूज करते हैं नॉर्मल घर में। द्रव का थर्मामीटर कहाँ पे? नॉर्मल घर में, डॉक्टर में इलाज के लिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए यानी ताप नापने के लिए किया जाता है। कौन सा थर्मामीटर का? द्रव थर्मामीटर का। उस द्रव थर्मामीटर में दो तरह का तत्व मिला रहता है। एक में होता है पारा, और आप जानते हैं कि पारा को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा है द्रव में, फिर भी पारा क्या है? धातु है। ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन। आप देखे होंगे जिस थर्मामीटर का कलर, द्रव का कलर नीला होगा उसमें ब्रोमीन मिला रहता है, और जो सफ़ेद होगा वो क्या होगा? पारा होगा। तो ब्रोमीन क्या है? एक प्रकार का अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक, समझ गए। उसके बाद आता है गैसीय थर्मामीटर। गैसीय भी थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निम्न ताप को मापने वाले, और दूसरा होते हैं उच्च ताप को मापने वाले। निम्न ताप को जो मापने वाले होते हैं उसमें हीलियम गैस। कैसा गैस? हीलियम गैस भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? हीलियम गैस। और जो उच्च ताप वाले होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। अब देखिए उच्च ताप में कौन कौन आएगा? तो प्लैटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर आएगा, ताप युग्म थर्मामीटर आएगा। ये सब उच्च ताप में आएगा। प्लैटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर उच्च ताप थर्मामीटर में आएगा, और ताप युग्म थर्मामीटर जो आएगा वो भी उच्च ताप में आएगा। उसके बाद एक और थर्मामीटर होता है जो कि हम लोग जब ज्वालामुखी वगैरह जब होता है तो वहाँ का जब टेम्परेचर हम लोग मापने जाते हैं तो वहाँ पे ना तो द्रव वाले ना तो गैस, हम लोग वहाँ पे अति उच्च ताप वाले थर्मामीटर लेके जाते हैं। अति उच्च थर्मामीटर का वाले थर्मामीटर का नाम है पायरोमीटर। क्या नाम है? पायरोमीटर। और पायरोमीटर क्या करता है? इसको विकिरण के माध्यम से हम लोग माप लेते हैं और कहते हैं कि इतना टेम्परेचर के कारण ज्वालामुखी हुआ। आप समझिए कि यदि आपका द्रव वाले थर्मामीटर को ले जाएगा तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर को माप सकता है? मैक्सिमम वो कितना? हमारे शरीर का तापमान यदि बुखार हो जाए तो 110, 102, 105 हो सकता है। इससे ज़्यादा इस द्रव वाले की औकात नहीं है ताप मापने की। द्रव वाले थर्मामीटर ताप की तो कहाँ तक माप सकते हैं? अधिकतम 110, यानी आपका शरीर का जितना अधिकतम तापमान जा सकता है उतना आप द्रव वाले थर्मामीटर से माप सकते हैं। अब गैसीय थर्मामीटर में आप ये सब मापते हैं। ठीक है, समझ गए। याद रखना है निम्न ताप में हीलियम गैस मिल जाता है, उच्च ताप में नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण कौन कौन होते हैं? ऊष्मा का संचरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं चालन, दूसरा होते हैं संवहन, और तीसरा होते हैं विकिरण। पहला कौन? चालन, दूसरा कौन? संवहन, और तीसरा विकिरण। चालन जो होते हैं वह ठोस में होते हैं,
यदि आपको बोला जाए कि आप सब कोई घर में आप अपने आसपास देखते होंगे कि आपका जो खाना बनता है, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसको जब नीचे से हम लोग आग जलाते हैं तो ऊपर तक वो गर्म हो जाता है। ठीक है, यदि एक लोहा को आप पकड़ लीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वह लोहा आपके हाथ तक भी आके गर्म आपको महसूस करवाएगा, और जब गर्म लगने लगेगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। इसमें ठोस में करता है क्या कि मान के चलिए एक छड़ है, क्या है, छड़ है, एक क्या है, एक छड़ है। ठीक है, इस छड़ के अंदर बहुत सारे कण हैं, क्या है, बहुत सारे कण हैं, और इसको बोले यहाँ हम जलाएं, तो यहाँ पे आग जलाएं और यहाँ पे हम क्या किए, पकड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या किए, पकड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पकड़े हुए, तो यहाँ से जलेगा तो धीरे धीरे इसका ई कण वाला गर्म होगा, यानी जो इसका फर्स्ट कण होगा वो गर्म होगा। ई कण बिना स्थान बदले दूसरे कण को भी क्या करेगा, साझा करेगा, गर्म कर देगा, गर्म करेगा, दूसरा भी तीसरे को गर्म कर देगा, तीसरा भी, इसी तरह करते 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 ये इसका पूरा कण गर्म हो जाएगा। और ये कण फिर जब आपका यहाँ पे जब आप पकड़े हैं तो आप में भी क्या करेगा, ऊष्मा का संचरण करेगा, आपके हाथ में भी यह संचरण, आपका हाथ में जो कण है उसको भी यह क्या करेगा, ऊष्मा देगा। जब हाथ को ऊष्मा देगा तो आपका हाथ भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और आपको गर्म महसूस होने लगेगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। समझ गए, चालन जो होगा ठोस में होगा, क्यों होगा, बिना कण का स्थान बदले किसी भी चीज़ में ऊष्मा का स्थानांतरण करना, वही क्या है, चालन है। अब है संवहन। संवहन क्या करता है, संवहन, आप जैसे एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई से पानी को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो जब पानी को आप गर्म करते हैं तो नीचे वाला पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है और वह ऊपर चला जाता है। ठीक है, नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है और वह कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाले जो ठंडा पानी है वह कहाँ चले आते हैं, नीचे चले आते हैं। यानी कहने का मतलब कण का स्थानांतरण करना संवहन कहलाता है। और संवहन जो है क्या करता है, द्रव और गैस में होता है। चालन ठोस में वह स्थान परिवर्तन नहीं करता उसका कण, और संवहन का कण स्थान परिवर्तन करते हैं, और ये किस में होते हैं, खासकर द्रव और गैस में होते हैं। ठीक है, जब आप पानी को गर्म कीजिएगा तो वह पानी जो नीचे वाला गर्म होगा वह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर का जो पानी ठंडा है वह कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसी तरह संवहन से पूरा पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। यही संवहन का काम आपका फ्रिज में होता है। ठंडा करने वाले जो मशीन होते हैं फ्रिज में ऊपर में लगाए जाते हैं, और इसलिए ऊपर लगाए जाते हैं, नीचे जो गर्म है, नीचे जो गर्म होगा वह कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर में जो ठंडा है वह कहाँ आएगा, नीचे। इसलिए कोई भी चीज़ आपका फ्रिज में क्या होता है, ठंडा रहता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फ्रिज में जो ठंडा मशीन लगा रहता है, ठंडा करने वाला मशीन, वह नीचे लगाया जाता है, बीच में लगाया जाता है कि ऊपर लगाया जाता है, आप बोलिएगा ऊपर लगाया जाता है। ऊपर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि नीचे का जो गर्म होगा वह कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वो क्या करेगा, उस गर्म हवा को, यानी उस गर्म कण को ठंडा करके फिर उसको ठंडा करेगा, तो फिर वह कहाँ आएगा, नीचे। अब फिर वह गर्म होगा तो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, अब फिर उसको ठंडा करेगा, फिर कहाँ जाएगा, नीचे। इस कारण से आपका फ्रिज में कोई भी चीज़ ठंडा होता है। उसके बाद ये देखिए, इसमें आप याद रखिएगा, यह स्थान को क्या करता है, परिवर्तन नहीं करता है किसी भी ऊष्मा को पहुंचाने में, ये बेचारा स्थान को परिवर्तन करता है। उसके बाद आइए विकिरण। आप जानते होंगे सूर्य का जो रोशनी आपका पृथ्वी तक आता है या आपके पास आता है, तो वो क्या है, वह उसको कोई लाने जाता नहीं है, न ही वह कोई माध्यम का उपयोग करते हैं, तो
तो विकिरण जो करता है ऊष्मा का संचरण वह किसी भी माध्यम से नहीं करता है। तो सूर्य का रोशनी जो पृथ्वी तक आता है उसको कोई भी माध्यम का ज़रूरत नहीं है, मतलब न तो निर्वात है, न ही उसको हवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसे आता है। तो मतलब आपको यदि बोला जाए ऊष्मा का संचरण सूर्य जो है किस ऊष्मा का संचरण करता है, तो आप कहिएगा विकिरण। और यही पाइरोमीटर जो है विकिरण के माध्यम से ज्वालामुखी का ताप को मापता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि चालन में ठोस स्थान परिवर्तन करेगा, संवहन में द्रव गैस में होगा, चालन स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, संवहन द्रव और गैस में होगा और स्थान परिवर्तन करेगा। विकिरण जो होगा इसको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यही बात है कि जब आप ठंडी के समय में आग वगैरह तापते होंगे तो आप दूर से तापते हैं, तो वहाँ पे चालन कम करता है, संवहन कम करता है कि विकिरण करता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई स्थान भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं, उसका कण एक दूसरे जगह आ नहीं रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कोई माध्यम भी नहीं, तो आप दूर से तापते हैं। जैसे आप गर्म होते हैं तो थोड़ा दूर हट जाते हैं, तो इसमें जो काम हो रहा है वह विकिरण का काम हो रहा है। किसका? विकिरण आपको ऊष्मा पहुंचा रहा है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम आते हैं कि पैमाना। ऊष्मा को हम लोग चार तरीके से ताप को हम लोग चार तरीके से माप सकते हैं। पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा रोमर, चौथा केल्विन। बर्फ को यदि जमाना है सेल्सियस में तो 0 डिग्री पे बर्फ जमता है, ये आप लोग को पता होगा। यदि पानी को खौलाना है, गर्म करना है, तो कितना पे? 100 डिग्री पे। ठीक है, यही फ़ारेनहाइट को बर्फ जमाना होगा तो 32 डिग्री पे। ठीक है, और यदि इसको पानी खौलाना है फ़ारेनहाइट पे तो कितना? 212 पे। रोमर में कितना पे जमनेगा? 0 पे। खौलेगा कितना पे? 80 पे। केल्विन में 273 पे जमेगा और 373 पे खौलेगा। ठीक है, इसी प्रकार इससे रिलेटेड हमने कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और ये 8 क्वेश्चन आपका डेली लाइफ में यूज भी होता है, जो आप इसको समझिएगा। कहता है, पहला क्वेश्चन है, निम्न ताप को उत्पन्न नहीं कर सकते। इस चारों में से कौन ऐसा ताप है, यानी कौन ऐसा निम्न ताप है, मतलब सबसे कम ताप है जिसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आप? तो आप बोलिए। देखिए, जो 0 डिग्री से जम गया उसका नीचे और कुछ होगा? नहीं होगा। 0 डिग्री से नहीं जम गया तो मतलब और माइनस में आएगा, तो माइनस में तो और जमेगा ना, तो निम्न ताप तो नहीं हुआ इसका। और 100 पे क्या कर खौल रहा है? ये 32 पे जम रहा है, ये 212 पे खौल रहा है, ये 0 पे जम रहा है, 80 पे खौल रहा है। तो आप देखे होंगे कि ये ऐसा ताप है जो क्या हो रहा है, ये ऐसा ताप है मतलब 0 पे जमता है और 80 पे खौलने लगता है। नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का है कि निम्न ताप को उत्पन्न कर सकते हैं। तो कौन ऐसा? तो आप देखिए 273 सबसे बड़ा है, इसका डाटा क्या है? 273, 373, यानी केल्विन जो है सबसे बड़ा है। इसको 0 डिग्री लाना क्या संभव है? नहीं है। 0 डिग्री इसको नहीं ला सकते। यही कारण है कि केल्विन जो है निम्न ताप उत्पन्न नहीं कर सकता है, और निम्न ताप का नाम ही है परम ताप। ठीक है, परम ताप -273 डिग्री होता है। तो ये जो है इसको नहीं उत्पन्न कर सकते। किसको? केल्विन को। अधिक गर्म कौन होगा? देखिए 0 डिग्री पे ई गर्म हो रहा है, यानी 0 डिग्री पे जम रहा है, 100 डिग्री गर्म हो रहा है। 0 डिग्री जम रहा है, 80 डिग्री गर्म हो रहा है। तो देखिए आप, ये तो ये सेम है 100 और यहाँ पे 80, तो 80 वाला क्या होगा? जल्दी गर्म होगा। जिसका कम वैल्यू होगा वही जल्दी गर्म होगा। तो जल्दी गर्म कौन हो रहा है? ये रोमर। तो आपका यहाँ पे हो गया केल्विन,
ठीक है, केल्विन। और दूसरा का आंसर हो गया कि आपका जल्दी कौन गर्म होगा, तो कहिएगा रोमर होगा। कौन होगा, रोमर। उसके बाद ठंडा मशीन कहाँ पे लगाते हैं, फ्रिज के ऊपर। कहाँ पे, फ्रिज के ऊपर। उसके बाद थर्मस बोतल जो होता है, थर्मस जो आप थर्मस बोतल जो पानी पीने वाला आता है, वो इस सब का विरोध करता है। इसका चालन भी नहीं ठीक से करता है, संवहन भी नहीं करता है, विकिरण भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसका जो अंदर वाला लेयर होता है उसमें शीशा लगा रहता है, कांच लगा रहता है। और कांच क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक, आप गर्म चीज़ दीजिए, ठंडा चीज़ दीजिए, उसको कोई मतलब है नहीं है। उसके बीच में एक निर्वात जगह छोड़ा जाता है ताकि एक दूसरे से टचिंग नहीं हो। और टचिंग नहीं होगा तो क्या संवहन होगा, उसका कण एक जगह दूसरे जगह नहीं जाएगा तो संवहन नहीं होगा। उसके बाद विकिरण के लिए उसको क्या बनाया जाता है, चमकीला बनाया जाता है। देखे होंगे थर्मस जो बोतल पानी पीने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। किस लिए, किसके विरुद्ध में चमकीला बनाया जाता है, विकिरण के विरुद्ध में, यानी उसमें कोई माध्यम प्रवेश नहीं कर सके। ठीक है। और संवहन जो होता है उसका बीच में निर्वात एक जगह होता है, जी आप देखे होंगे ऐसा रहता है, वो ऐसा रहता है, ऐसा मान के चलिए ऐसा रहता है, और इसके बीच में वो हवा निकलने वाला छोड़ दिया जाता है। ये बीच में जो निर्वात होता है और ये जो होता है आपका कांच बना होता है, और ये चमकीला जो बनाया जाता है ये विकिरण के विरुद्ध, यानी तीनों का विरोध करता है। कौन, थर्मस बोतल, यानी थर्मस पानी पीने वाला बोतल, इस तीनों का विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि गुरुत्वाकर्षण का संचार नहीं करेगा। कौन ऐसा ऊष्मा का संचरण है जो गुरुत्वाकर्षण का संचार नहीं कर सकता। तो आप जानते हैं कि स्थान को कौन परिवर्तित करता है, स्थान को तो यही परिवर्तित करता है संवहन, और संवहन में स्थान परिवर्तन। ऐसे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मान लो भैया कि ये आपका क्या है, पानी का एक घड़ा है, ठीक है, और इसमें हम आपको अभी बता रहे थे कि आग जलल है, ठीक है, आग जलल है। अब देखिए इसका नीचे का जो कण है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर का जो कण है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यदि इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम फॉलो नहीं होगा, स्थान एक जगह, यानी ऊपर का, बस ऊपर का जो कण है नीचे नहीं आएगा, यानी खाली ऊपरे जाएगा, ऊपर का कण नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम जो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण की कहता है कि नीचे की ओर हर कण को खींचता है, वो एक बल लगाता है, नहीं तो यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ई नियम गुरुत्वाकर्षण चरण किस में नहीं होगा, तो ई क्या है, कण को ऊपर जाना नीचे आना, संवहन है। क्या है, संवहन। तो आप यदि क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का संचारण नहीं होगा तो कहिएगा संवहन में, ठीक है। उसके बाद कोई आदमी आग तपता है, तो कोई आदमी जब आग तपता है तो विकिरण के, कौन सा ऊष्मा का संचरण उसमें क्या होगा, विकिरण होगा, जिसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का ताप, हमारे शरीर का ताप कितना रहता है, 37 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 37 डिग्री। कितना, 37 डिग्री। वो गर्मी हो, ठंडा हो, वर्षा हो, एनी टाइम कितना रहता है, 37 डिग्री। 37 डिग्री से अधिक हो गया तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का ताप बढ़ गया, और कहते हैं कि अपने आप में क्या महसूस करते हैं कि शरीर गर्म है तो बुखार होगा, तबीयत खराब होगा, ये कहते हैं। इससे तो कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होता है तो हम लोग नॉर्मल में क्या कहते हैं, उसको बुखार का नाम दे देते हैं। गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं गर्म पानी पीने से बहुत सारे फायदे हैं। तो फायदे इसलिए हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, मतलब ताप है, वो 37 डिग्री होता है, और जब आप पानी को गर्म करके पीते हैं तो यानी 37 डिग्री के आसपास पानी यदि गर्म करके पीते हैं तो हमारे शरीर डाइजेस्ट करने का जो प्रक्रिया है वह हमारे शरीर में जो
हमारा शरीर जो पानी, ठंडा पानी आप पी लेते हैं, गर्म बहुत ज़्यादा गर्म है और ठंडा पानी पीते हैं। बड़े बुजुर्ग भी गांव में कहते हैं कि आप ठंडा गर्म, बहुत ज़्यादा आप गर्म है तो ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं। तो इसका कारण है कि हमारा शरीर का ताप कितना है, 37 डिग्री। आप 37 डिग्री के आसपास का कोई भी चीज़, पानी वगैरह पीते हैं तो आपका शरीर हर अच्छे से आपको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, मतलब पचाता है। और आपका पानी जो होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिए, आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमारा शरीर फिर वहाँ फ्रिज का काम करता है। आप जो ठंडा पानी पिए उसको फिर क्या करेगा, गर्म करेगा। कहाँ तक गर्म करेगा, 37 डिग्री के आसपास उसको फिर गर्म करेगा। उसके बाद आपका डाइजेस्ट सिस्टम चालू करेगा, मतलब पाचन प्रक्रिया चालू करेगा। आप यदि बहुत ठंडी समय है, अब बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी रहे हैं तो गर्म पानी ऐसे पी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय वगैरह पी लिए थोड़ा सा तो चलता है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी लिए तो वह शरीर हमारा फिर क्या करेगा, उसको फिर ठंडा करेगा, 37 डिग्री के आसपास उसको ठंडा करेगा, फिर डाइजेस्ट सिस्टम चालू करेगा। तो इसलिए हम लोग को जो गुनगुना पानी होता है, इसलिए डॉक्टर, बड़े बड़े लोग जो भी होते हैं वो सब क्या कहता है कि आपका शरीर का टेम्परेचर जितना है, गुनगुना पानी जो होता है वो 37 डिग्री के आसपास ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए। चलिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर करना। लव यू, टेक केयर, बाय।